नमस्कार। जॉब वर्क अंडर जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी के तहत जॉब वर्क पे टैक्सेशन की क्या व्यवस्था है, क्या प्रोविजंस हैं, जॉब वर्क किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जॉब वर्क क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 डिफाइन करता है जॉब वर्क को इस तरीके से कि एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय ए पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन की गुड्स हो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गुड्स होनी चाहिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन की, और इन गुड्स पे कोई पर्सन जब जॉब करता है, काम करता है, तो इस काम करने वाले को जॉब वर्कर कहते हैं या जॉबर कहते हैं, और जिसकी गुड्स पे काम होता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, मुखिया कहते हैं, और इस वर्क को जो वर्क किया जाता है इन गुड्स पे, इसको जॉब वर्क कहते हैं। जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल ये साड़ी बनाने का कारखाना है और साड़ी पे फॉल या अन्य प्रकार के कोई डिजाइन बनाने का जो काम है उसके लिए किसी कारीगर को सौंपता है जो कि जॉब वर्कर है, तो ये जॉब वर्कर इन पे काम करेगा और वापस इनको इसको वापस भेज देगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी कमोडिटीज हो सकती हैं। मान लो कोई फर्नीचर बनाने वाला बिजनेसमैन है, वो फर्नीचर बनाता है, लेकिन फर्नीचर पे किसी खास टाइप की पॉलिश कराने के लिए वो किसी दूसरे पर्सन के पास भेजता है, तो जो फर्नीचर ओरिजिनली बना रहा है बिजनेसमैन वो प्रिंसिपल होगा, जिससे वो स्पेशल टाइप की पॉलिश कराएगा उसको जॉब वर्कर कहेंगे, और ये पॉलिश कराने की जो प्रोसेस होगी ये जॉब वर्क कहेंगे। द पर्सन हु डज द सेड जॉब वुड बी टर्म्ड एज जॉब वर्कर। जो पर्सन इस काम को करता है उसको जॉब वर्कर कहते हैं। ओनर ऑफ द गुड्स हु सीक्स फॉर जॉब वर्क डन ऑन हिज गुड्स इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल। और गुड्स का मालिक जो अपनी गुड्स पे काम कराता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। 1 फरवरी 2019 से फ्रॉम 1 फरवरी 2019 ए जॉब वर्कर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली in case his aggregate turnover in a particular financial year is beyond the threshold limit of rupees 20 lakhs। यहाँ पे अर्लियर जो प्रावधान थे उन पे ऊपर नए प्रावधान आए हैं कि 1 फरवरी 2019 से जॉब वर्कर को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन केवल तभी कराना है जब उसके व्यवसाय की लिमिट 20 लाख से ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड लिमिट, इससे ज्यादा का उसका टर्नओवर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तभी जॉब वर्क जीएसटी के दायरे में आएगा, और जो जॉब वर्कर है वो रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसको रजिस्ट्रेशन तभी कराना है जब उसका थ्रेशोल्ड, उसका जो लिमिट है वो 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाता है। अगर 20 लाख से नीचे है तो उसको कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और चाहे तो नहीं करा सकता है। और यह प्रावधान है दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रिंसिपल एंड द जॉब वर्कर आर सिचुएटेड इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट। और अभी ये जो लिमिट है 20 लाख की, ये चाहे प्रिंसिपल और जॉब वर्कर सेम स्टेट के हैं या अन्य स्टेट के हैं, दोनों ही केसेस में लागू होता है। टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर जीएसटी। अब जीएसटी के अंडर बेनिफिट्स को लेने के लिए ए जॉब वर्कर में ऑल्सो वॉलेंटरीली रजिस्टर्ड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। हालांकि अगर एक जॉब वर्कर जीएसटी के बेनिफिट लेना चाहता है तो वह स्वयं, अगर वो कानूनी रूप से बंधन में नहीं है कि रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़े, तब भी वो चाहे तो ऐच्छिक तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब जीएसटी का बेनिफिट की यहाँ पे जो बात हो रही है, कौन सा बेनिफिट है? दरअसल देखिए, जीएसटी के बेनिफिट का मतलब है, मेन बेनिफिट क्या होता है कि एक बिजनेसमैन जब वो सामान खरीद के लाता है तो वो टैक्स पे करके आता है, जीएसटी पे करके आता है। ये जो जीएसटी पे करके आता है, ये जीएसटी आगे अपने ग्राहकों से वसूल सकता है जिनको सामान बेच सकता है, और इसको वसूलने का तरीका है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। मतलब जो वो अपने ग्राहकों से टैक्स वसूलेगा तो उस टाइम पे सरकार को जब ये जमा करने जाएगा तो जो टैक्स ये जमा करके आ चुका था उसका इसको राहत मिल जाएगी, वो जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एडवांस टैक्स मान लिया जाता है कि भाई मैंने जमा करा रखा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था के माध्यम से ये आईटीसी में आप समझ चुके होंगे। तो अगर कोई जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के तहत तो उसको
ये सब बेनिफिट आईटीसी का नहीं मिलता है। ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रिंसिपल, अब यहाँ पे बात प्रिंसिपल की हो रही है। प्रिंसिपल हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा, तभी जॉब वर्क की व्यवस्था लागू होगी। कैन सेंड इनपुट, जीएसटी के दायरे में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैन सेंड इनपुट्स और कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू ए जॉब वर्कर एंड फ्रॉम देयर टू अनदर जॉब वर्कर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ब्रिंग बैक सच गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब एक प्रिंसिपल जो होता है, जो प्रिंसिपल जिसकी गुड्स है, वो अपनी गुड्स को एक जॉब वर्कर के पास भेज सकता है, वहां से दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज सकता है, और जब उन गुड्स पे प्रोसेस हो जाएगी तो उन गुड्स को वापस अपने पास मंगा सकता है। और इस पूरे प्रोसेस में हालांकि सप्लाई होती है, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत हम जानते हैं कि जीएसटी लगता है सप्लाई पे, तो सप्लाई तो हुई गुड्स की, इन्होंने सप्लाई इसको किया, इन्होंने इसको किया, वापस सप्लाई हुई, लेकिन इस पूरी सप्लाई पे कहीं पे कोई टैक्स नहीं लगेगा इस सिस्टम के तहत। Principal can send inputs or capital goods directly to the job worker without bringing them to his premises. Still, the principal can avail the credit of tax paid on such inputs or capital goods. Even जो प्रिंसिपल है वो जरूरी नहीं अपने पास से गुड्स भेजे, उसने गुड्स जहां से खरीदी है किसी और से, डायरेक्ट वहां से वो सीधे जॉब वर्कर के पास भी भिजवा सकता है, तब भी उसको वो सारा बेनिफिट मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला। बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द जॉब वर्कर, हालांकि जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास गुड्स को भेजेगा, would be required to intimate the jurisdictional officer containing the detail of description of inputs intended to be sent by the principal and the nature of processing to be carried out by the job worker। हालांकि प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है जब वो सामान भेजेगा अपने यहाँ से जॉब वर्कर के पास, तो वो ज्यूरिस्डिक्शनल जो ऑफिसर होंगे, वहां के जो उस क्षेत्र के अधिकारी होंगे जीएसटी के, उनको ये डिटेल भेजेगा, डिस्क्रिप्शन कि सामान क्या है और उस सामान पे किस तरीके का प्रोसेसिंग होना है। इसके लिए इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, चाहे इनपुट्स हो या कैपिटल गुड्स हो, दोनों ही भेजे जा सकते हैं जॉब वर्क के लिए। शैल बी सेंड टू द जॉब वर्कर, जॉब वर्कर को भेजे जाएंगे अंडर द कवर ऑफ ए चालान इशूड बाय द प्रिंसिपल। अब हम जानते हैं कि जीएसटी के तहत जब सप्लाई होती है तो सामान के लिए इनवॉइस बनाया जाता है, जो प्रमाण होता है कि भाई मैंने इसको सप्लाई की है। अब लेकिन क्योंकि ये सेल तो है नहीं, इस पे जीएसटी लगना नहीं है, तो यहाँ पे इनवॉइस की जरूरत नहीं होती। इनवॉइस की जगह केवल एक चालान बनाया जाता है जिसमें डिटेल रहती है गुड्स की। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स फॉर द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स शैल लाई विद द प्रिंसिपल। अब चूंकि हम जानते हैं कि इस सिस्टम में जो जॉब वर्कर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो अब प्रॉपर रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी केवल प्रिंसिपल के ऊपर आ जाती है। जीएसटी की व्यवस्था के तहत ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बनती है, जो सामान भेज रहा है अपना काम कराने के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करे अपने यहाँ पे। इस बारे में inputs sent to a job worker are required to be returned to the principal within 1 year from the date of sending such goods to the job worker। अब जो प्रिंसिपल है उसने जॉब वर्क को सामान भेज दिया, तो एक लिमिट है, समय की लिमिट है कि भी कितने दिन तक वो वापस मंगाएगा उसको। इनपुट्स अगर है, मतलब जो सामान भेजे जाने वाला है वो इनपुट्स का मतलब होता है कि जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब कैपिटल गुड्स होता है जो फिक्स्ड नेचर की रहती है। तो अगर ये इनपुट्स हैं तो इस केस में 1 साल के अंदर सामान वापस आ जाना चाहिए। और अगर ये कैपिटल गुड्स है जो काम के लिए भेजी जा रही है, जॉब वर्क के लिए भेजी जा रही है, तो 3 साल वो अवधि है, 3 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए सामान। द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट एप्लीकेबल, हालांकि जो प्रोविजन है गुड्स वापस करने का ये एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ मॉल्ड्स एंड डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर थ्रू अमेंडमेंट ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब सीजीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट के माध्यम से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019, जो कि 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हुआ, द कमिश्नर हैज बीन एम्पावर्ड, कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो इस टाइम लिमिट को बढ़ा भी सकता है। जो बाकी हमने अभी पढ़ा कि 1 साल होता है इनपुट्स के बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में 3 साल होता है, इसको वो बढ़ा भी सकता है। वो बढ़ा सकता है किस तरीके से, एडिशनल 1 पीरियड कर सकता है, यानी कि जो पहले 1 साल था उसको 1 और बढ़ा करके 2 कर सकता है। कैपिटल गुड्स के बारे में एडिशनल पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 यहाँ पे सही है, ये एडिशनल पीरियड 2 ईयर दे सकता है। ओरिजिनली 3 था, अब वो कुल मिलाकर के 5 हो सकता है। If the inputs of capital goods are not returned within the time limit,
अब इस निश्चित समय अवधि में 1 साल या 3 साल या बढ़ी हुई जो समय अवधि है 2 साल या 5 साल, अगर इसमें वापस नहीं आते हैं तो प्रिंसिपल इज लायबल टू पे टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा और इस पे वैसे ही टैक्स लगाया जाएगा जैसे बाकी सप्लाई पे लगता है। उस डेट से मान लिया जाएगा जिस डेट पे शुरुआत में इनको भेजा गया था प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर के पास, और साथ ही साथ 18% इंटरेस्ट भी देना होगा फ्रॉम द डे गुड्स सेंट आउट बाय डीमिंग द एक्टिविटी एज एन आउटवर्ड सप्लाई। एक आउटवर्ड सप्लाई मानते हुए अब इस पे टैक्स पेबल होगा। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, लेकिन यदि समय पे गुड्स प्रोसेस हो जाती हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स जब जॉब वर्कर ऐसा कर सकता है या हम कहें कि प्रिंसिपल ऐसा करा सकता है, सेंड द गुड्स टू द अनदर जॉब वर्कर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजा जा सकता है। डिस्पैच द गुड्स टू एनी ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या जॉब वर्कर के द्वारा वो भेजी जा सकती है प्रिंसिपल का जो प्लेस है बिजनेस का, कोई भी प्लेस हो सकता है उसका 1 2 3 अलग अलग जगह पे उसके प्लेस हो सकते हैं, उसके बताए गए अनुसार किसी भी प्लेस पे उस सामान को बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के भेजा जा सकता है। या रिमूव द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया, या अगर भारत में ही वो गुड्स बेची जानी है, इसको मतलब जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा है कि भाई मैंने इस एक्स पार्टी को बेच दी है, तो जो जॉब वर्कर है वो उसके यहाँ भिजवा देगा उन गुड्स को टैक्स के साथ, अगर टैक्स पे करना है जीएसटी की, क्योंकि अभी आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगी, प्रिंसिपल से आउटवर्ड सप्लाई मानी जाएगी। और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या बिना पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट होना है तो क्योंकि एक्सपोर्ट पे जीएसटी जीरो रहता है, जीरो रेटेड रहता है, तो बिना टैक्स पेमेंट किए ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, जो बाकी कंडीशंस है उनको पूरा करते हुए। The facility of supply of goods by principal to the third party directly from the premises of the job worker on payment of tax in India, likewise और without payment of tax for export। अब ये जो फैसिलिटी है कि प्रिंसिपल के द्वारा सीधे थर्ड पार्टी को सामान भेज देना जॉब वर्कर के यहाँ से, अगर इंडिया में भेज रहे हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्स के माध्यम से सेल मान करके, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बिना टैक्स पे किए, मे बी अवेल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑन डिक्लेयरिंग द प्रीमाइस ऑफ द जॉब वर्कर एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन रजिस्ट्रेशन। ऐसा वो कर सकता है किस तरीके से कि जिस जगह पे जो जॉब वर्कर का प्लेस है उसको वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में घोषित करेगा कि ये भी मेरा ही बिजनेस का एक प्लेस है जहां पे मेरे सामान पे जॉब वर्क होता है। हालांकि इन केस द जॉब वर्कर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, हालांकि अगर जो जॉब वर्कर है वो स्वयं भी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो इवन डिक्लेयरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर एज एडिशनल प्लेस बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उस केस में तो प्रिंसिपल के द्वारा इस जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस बताना भी, डिक्लेयर करना भी कोई कंपलसरी नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड बी अवेलेबल टू द प्रिंसिपल irrespective of the fact whether the inputs of capital goods are received by the principal and then sent to the job worker for processing, or whether they are directly received at the job worker's place of business or premises without being brought to the premises of the capital। अब इस केस में जो रजिस्टर्ड होते हैं प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर के पास अपना सामान भेजेगा, चाहे वो अपने यहाँ से भेजे और चाहे वो खरीद कर सीधे डायरेक्ट भिजवा दे जॉब वर्कर के पास, दोनों ही केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उसको मिलेगा। जॉब वर्कर इज ऑल्सो एलिजिबल टू अवेल आईटीसी, जॉब वर्कर को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा ऑन इनपुट्स यूज्ड बाय हिम, उसने जो इनपुट यूज किए हैं इन सप्लाइंग द जॉब वर्क सर्विसेज इफ ही इज रजिस्टर्ड, अगर वह रजिस्टर्ड है। अब यह बात तो ध्यान रखें, आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलता है जब वो रजिस्टर्ड होगा। अगर जॉब वर्कर भी रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्क को भी आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कहाँ मिलेगा ये ध्यान रखें कि जो मेजर गुड्स प्रिंसिपल ने भेजी थी, कभी कभी इन गुड्स पे काम करने में कुछ छोटा मोटा मटेरियल भी यूज हो जाता है, तो ये जो मटेरियल यूज होता है तो जो जॉब वर्कर है वो इसको खरीद के लाया होगा, जब खरीद के लाया होगा तो जीएसटी दे के आया होगा, तो जो जीएसटी दे के आया होगा उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्लेम कर सकता है अगर ये रजिस्टर्ड है तो। Pursuant to section 143 subsection 5 of CGST Act 2017, वेस्ट जनरेटेड एट द प्रीमाइसेस, कभी कभी क्या है कि यहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है, यानी कि जो सामान यहाँ से आया था उस पर प्रोसेसिंग जब हुई तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट को भी बेचा जा सकता है। तो ऐसे केस में वेस्ट जनरेटेड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर मे बी सप्लाइड डायरेक्टली बाय द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर,
जो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है वो डायरेक्टली स्वयं बेच सकता है, सप्लाई कर सकता है फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की पेमेंट करके, क्योंकि उसको 8 वाट सप्लाई माना जाएगा। अगर वो टैक्सेबल होगा, वो मटेरियल जो वेस्ट निकला है, तो उस पर टैक्स लगेगा। और सच वेस्ट में बी क्लियर्ड बाय द प्रिंसिपल, या ये जो वेस्ट है प्रिंसिपल के द्वारा क्लियर किया जाएगा अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये थे प्रोविजंस जॉब वर्क के जीएसटी की व्यवस्था के तहत